नमस्कार। आज का हमारा अध्याय है भाषा और व्याकरण। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था हिंदी भाषा का इतिहास। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में और व्याकरण के बारे में। तो आज हम सबसे पहले भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले भाषा की डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो हम अब कुछ चित्रों के द्वारा देखेंगे कि कैसे ये अपनी बातें एक दूसरे के सामने रख रहे हैं या एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। तो पहले चित्र में है कि स्वाति और समीर ने आइसक्रीम वाले से चोकोबार आइसक्रीम देने के लिए कहा। मतलब उन्हें आइसक्रीम चाहिए थी, उनके मन में एक विचार आया कि हमें आइसक्रीम खानी है, तो उन्होंने आइसक्रीम वाले से कहा कि हमें आइसक्रीम दीजिए। आइसक्रीम वाले ने उन्हें आइसक्रीम का मूल्य बताया। अब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो पहले हम उसका मूल्य डिस्कस करते हैं कि कितने की है। तो आइसक्रीम वाले ने अब आइसक्रीम का मूल्य बच्चों को बताया। फिर स्वाति और समीर ने पैसे दे दिए। जितना उन्होंने मूल्य बताया उन्होंने उनको पैसे दे दिए और आइसक्रीम वाले ने उन्हें आइसक्रीम दे दी। मतलब जो भी उन्हें डिमांड थी, मतलब मांग थी आइसक्रीम की, पहले उन्होंने आइसक्रीम वाले के सामने प्रकट की। फिर आइसक्रीम वाले ने उन्हें मूल्य बताया उसका आइसक्रीम का, और फिर उन्होंने पैसे दे दिए स्वाति और समीर ने आइसक्रीम वाले को। फिर आइसक्रीम वाले ने उन्हें आइसक्रीम दे दी। तो ये भी क्या हुआ, भाषा के माध्यम से उन्होंने अपने भावों का, विचारों का आदान प्रदान किया। और सेकंड वाले में क्या है कि स्वाति के जो पिता है वो क्या कर रहे हैं, समाचार पढ़ रहे हैं। यानी कि समाचार में क्या होता है, कितनी बहुत सारी न्यूज़ लिखी होती हैं, बहुत सारे विचार लिखे होते हैं, या कोई भी जो घटना होती है वो लिखित रूप में लिखी होती है। और उस घटना को दूसरों तक पहुंचाना, घटना में जो भी कुछ हुआ उसको दूसरों तक पहुंचाया जाता है समाचार के माध्यम से। और स्वाति के पिता क्या कर रहे हैं, उस अखबार को पढ़ रहे हैं और उन विचारों को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तीसरे चित्र में है कि स्वाति क्या कर रही है, लिख रही है। स्वाति दीपावली पर निबंध लिख रही है। मतलब दीपावली के बारे में जो भी विचार है स्वाति के मन में, तो स्वाति उन विचारों को एक नोटबुक में लिख रही है। तो पहले चित्र में स्वाति और समीर ने बोलकर अपनी बात कही और आइसक्रीम वाले ने उनकी बात सुनकर आइसक्रीम दी। फिर दूसरे चित्र में है समाचार पत्र में समाचार लिखे हुए हैं और अरविंद समाचार पढ़ रहे हैं। मतलब स्वाति के पिता जो हैं अरविंद, वो क्या कर रहे हैं, समाचार पढ़ रहे हैं और स्वाति निबंध लिख रही है। तो बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये सभी कार्य किसके द्वारा हुए हैं, भाषा के द्वारा। मतलब जब हम अपनी बात किसी के सामने बोलते हैं और वो दूसरा पर्सन उस बात को सुनता है, या फिर हम अपनी बातों को लिखते हैं, या फिर किसी के द्वारा लिखी हुई बातों को हम पढ़ते हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, भाषा के ही अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को जानते हैं, समझते हैं। अब हम बात करेंगे भाषा के भेद की। तो भाषा के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा, दो। पहला होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जिस भाषा को मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है। मतलब इसमें लिखित प्रक्रिया नहीं होती है, खाली ओरली वर्क किया जाता है, मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और इस भाषा को उच्चारित भाषा भी कहते हैं, क्योंकि इससे मुख का यूज़ होता है, मतलब मुंह का यूज़ होता है और मुंह के द्वारा ही कोई भी बात बोली जाती है, उच्चारित की जाती है, तो इसीलिए इसे उच्चारित भाषा कहा जाता है।
इसके अंतर्गत आते हैं बातचीत, वाद विवाद, भाषण। कोई घटना या कहानी सुनाने में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी बात अगर बोलकर प्रकट की जाती है, चाहे वो बातचीत हो, वाद विवाद हो, भाषण हो, या भी किसी भी घटना की मतलब घटना का एक जैसे कोई घटना घट जाती है उसके बारे में बताया जाता है वो। दूसरा है भेद इसका लिखित भाषा। लिखित भाषा है मन के भावों ये तथा विचारों को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाती है। जैसे कि हमने देखा था इस वाले पिक्चर में, स्वाति अपने मतलब दीपावली पर जब निबंध लिख रही थी, तो जो भी दीपावली के बारे में स्वाति की थिंकिंग थी, विचार थे, वो उनको कैसे प्रकट कर रही थी, लिखकर प्रकट कर रही थी। तो इसी को क्या कहते हैं हम, लिखित भाषा, अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना। इसमें आते हैं पत्र, लेख, पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम लिखते हैं तो लिखने के लिए जैसे ध्वनि मात्राएं जो भी होती हैं तो उनके क्या किया जाता है, वर्णों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लिखेंगे तो लिखने के लिए हमें वर्णों की तो आवश्यकता होती है। वर्ण जो ए आ ई उ ये सभी क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय भाषाओं की। ये तो था कि भाषा किसे कहते हैं। अब भारत में कितनी भाषाएं हैं, भारत में कितनी भाषाएं और कितनी बोलियां बोली जाती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, मतलब जो संविधान है उसके आर्टिकल 343 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। इस भाषा को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसीलिए क्या किया जाता है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है बेटा, हिंदी दिवस। इसे लर्न कर लेंगे कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारत में तो 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया और भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं में से 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। ये भाषाएं निम्नलिखित हैं, मतलब बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अनगिनत भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं, लेकिन उनमें से क्या है कि 22 भाषाओं को ही संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं निम्नलिखित हैं। पहली है हिंदी, जिसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। फिर है संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, कन्नड़, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मणिपुर, कोंकणी, उर्दू, मराठी, सिंधी, नेपाली, असमिया, कश्मीरी, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली और संसार की अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 22 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। और भी भाषाएं हैं जो हमारे भारत में बोली जाती हैं। वो हैं फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, रूसी आदि। अब बात करेंगे कि किसी राष्ट्र परिभाषा है इसकी, मतलब राष्ट्रभाषा की परिभाषा। अभी तक हमने क्या किया था, भाषा की परिभाषा पढ़ी थी। अब हम राष्ट्रभाषा की परिभाषा पढ़ेंगे कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। मतलब किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में, मतलब जैसे कि एक भारत है, भारत हमारा क्या है, एक राष्ट्र है, तो राष्ट्र के संपूर्ण मतलब इसके हर राज्य में ये भाषा बोली जाती है। कौन सी, हिंदी भाषा को अधिक, हमारे भारत में हिंदी भाषा ही सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा कहा गया है। अब हम बात करेंगे लिपि की, कि लिपि किसे कहते हैं। इसके मौखिक भाषा को लिखने के लिए कुछ आरेखित चिन्ह निश्चित किए गए हैं। भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। और हर भाषा को लिखने की अपनी अलग अलग लिपि होती है और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मतलब अगर किसी भी भाषा को लिखने के लिए
मौखिक भाषा को मौखिक भाषा अब मौखिक भाषा जो है वो तो ओरल ही होती है, लेकिन मौखिक भाषा जो होती है उसको लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों की आवश्यकता होती है, और उन चिन्हों का जब प्रयोग किया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। तो हम लिपि की परिभाषा देखेंगे। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अब जो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं उन्हें देखते हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां निम्नलिखित हैं। अंग्रेजी की है रोमन, कश्मीरी की है शारदा, तमिल की है तमिल, पंजाबी की है गुरुमुखी, यानी कि जो पंजाबी भाषा है वो किस लिपि के अंतर्गत आती है? गुरुमुखी के। संस्कृत देवनागरी, और हिंदी भी हमारी देवनागरी में ही आती है। उर्दू, फारसी, गुजराती लिपि में लिखी जाती है। तेलुगु लिपि में। मराठी, देवनागरी लिपि में। मलयालम लिपि में। यहाँ पर है भी कि हमारी हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो उच्चारण और लिपि की मूलभूत इकाई को वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का अपना विशेष रूप और उच्चारण होता है। जैसे आ का अलग उच्चारण स्थान होता है, का अलग उच्चारण स्थान होता है। कुछ जो है किसी का उच्चारण कंठ से होता है, किसी वर्ण का उच्चारण तालु से होता है, किसी का मूर्धन्य से होता है, किसी का कंठ तालु, किसी का सबका हर वर्ण का अपना अलग अलग उच्चारण होता है। तो भाषा के वर्णों और उनसे बने शब्दों को लिखने के नियमों को वर्तनी कहते हैं। ठीक है बेटा। अब ये आपको जो पाठ है ये आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। अभी इसके जो आई होप आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।